अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद और वार्म वेलकम। नाजरीन, आज यकीनन हमारे लिए सबसे अहम एजेंडा तमाम सियासी जो भी बातें हैं या इलेक्शनरिंग है, हर चीज़ चलती रहेगी खैर आफियत से इंशाल्लाह। लेकिन कोविड की अपटिक या जो अभी केसेस में एक रीसेंट सर्ज वाक़ हुआ है, वो एक ऐसी चीज़ है जिसको इस वक्त इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक मरतबा फिर ज़रूरत आन पड़ी है कि जो हमने अचीवमेंट्स बिलखुसूस अपने कोविड कंट्रोल स्ट्रैटेजी के हवाले से हासिल की थी, उनको हम लोग रीडू करें। वो रीडू करेंगे उसी वक्त नाजरीन जब हमें एक मरतबा फिर नेशनल सतह पर, कौमी सतह पर उसी किस्म की हम आहंगी और उसी किस्म की यकजहती एक मरतबा फिर इस इशू के हवाले से मिलेगी। क्योंकि यकीनन यही वो चीज़ थी जो कि साजगार साबित हुई थी हमारी बहुत एग्जेम्पलरी स्ट्रैटेजी के लिए, जो कि कोविड के हवाले से पाकिस्तान ने बहैसियत कौम डिस्प्ले की। यकीनन ये एक तो बात बायस फ़ख्र है, हमें इस बात को एक्नॉलेज करना चाहिए, जितना हो सके एडमिट करना चाहिए कि ये जो एडमिशन है ये बैनुल-अक़वामी सतह पर भी हासिल हुआ है पाकिस्तान को। बट हैविंग सेड दैट नाजरीन, चौथा वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट इस वक्त हमारे सामने है, जिससे इस वक्त हम जूझ रहे हैं। बिलखुसूस सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में और ख़ास तौर पर शहर कायद कराची में केसेस की तादाद बढ़ती हुई नजर आ रही है। पंजाब इज डूइंग रिलेटिवली बेटर। सिंध में इसी हालात और इन्हीं तमाम हालात के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने कुछ पाबंदियां भी नाजरीन आयद की हैं, जैसे इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी आयद की है, स्कूल्स वगैरह पर उन्होंने कहा है कि इसको हम स्कूल्स को बंद करेंगे और जो तालीमी इदारे हैं उनको बंद किया जाएगा वगैरह वगैरह। नाजरीन, कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने यूएन की हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम से जब उन्होंने बात की और अपना उन्होंने पैगाम वहां पर पहुंचाया या शेयर किया, तो उन्होंने जो अमीर ममालिक हैं, अमीर जो नेशंस हैं, उनको कहा कि डू मोर। अब आपको पता है कि डू मोर हम किस एतबार से पाकिस्तान को बिलखुसूस बार बार कहा जाता रहा, लेकिन इस मरतबा वज़ीर आज़म इमरान खान ने डेवलप्ड नेशंस को कहा है कि जी डू मोर। और किस सेंस में कहा है? वो इस सेंस में कहा है कि आईएमएफ का जो अनयूटिलाइज्ड फंड है कोविड कंट्रोल के लिए या जो अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं उनको सस्टेन करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उसके हवाले से ये उन्होंने बात की है कि मजीद इसको एक तो इस पूरी चीज़ को तेज़ किया जाए, वैक्सीनेशन की मुहिम को दुनिया भर में ग्लोबली तेज़ किया जाए। और एक और बात जो प्रपोज की प्राइम मिनिस्टर ने वो ये थी कि फिलहाल जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इसमें एक है, एक जुज है वैक्सीनेशन को लेकर या वैक्सीन को लेकर, वो इस वक्त एट दिस टाइम पॉइंट इन टाइम उसको रिलैक्स कर दिया जाए, ताकि अगर कहीं पर कोई कॉपी करके या फिर अगर किसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करके कोई भी मुल्क अगर वैक्सीन कोई अपनी बनाता है और अपने इस्तेमाल में लाता है तो वाई नॉट, ये इस वक्त नीड ऑफ द आवर है। इस प्रपोजिशन पे भी नाजरीन एक तो हमारी बात होगी, और दूसरी बात जो ज्यादा अहम है वो ये है कि ईद उल अजहा की चूंकि आमद है, अगले हफ्ते से हम इंशाल्लाह जो छुट्टियां हैं इस हवाले से उनका आगाज हो जाएगा। तो ये एक बड़ा क्रूशल और क्रिटिकल वक्त है पाकिस्तान के लिए। पिछली भी खैर आफियत से हमारी जो ईद गुजरी है उसकी एक बहुत अहम वजह थी कि अच्छे एसओपीज को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था और सख्ती इस हवाले से हमने ज्यादा से ज्यादा रखी थी। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने हिंट तो किया है कि इस मरतबा भी आर्मी को बुलाया जा सकता है। ओवरऑल पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या है, नेशनल कंसेंसस इस मरतबा कितना है, जब बदकिस्मती से हम एक फोर्थ वेरिएंट से जूझ रहे हैं और री इमर्ज हो रहे हैं कोविड केसेस। तमाम उमूर पे आज हम बात करेंगे, इसमें पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स भी शामिल गुफ्तगू होंगे और एक्सपर्टीज भी। पहले सेगमेंट के तहत हम ये आज टेबल करने जा रहे हैं बहुत ज़रूरी इशू। सेनेटर एजाज चौधरी साहब मुझे यहाँ स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ट, और हमारे साथ इन तमाम उमूर पे गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव्स रखेंगे। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। बैरिस्टर जावेद अब्बासी नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पीएमएलएन से, बजरिया स्काइप मेरे साथ मौजूद हैं। आप भी स्टॉलवर्ट हैं अपनी जमात के, बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपकी मौजूदगी के लिए और आपकी प्रेजेंस के लिए। अहमद बिलाल साहब भी नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, अहमद बिलाल महबूब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर पिल्डैट, और इन तमाम मौजूआत पे, खास तौर पे इस पहले मौजू पे हमारे साथ अपना तज्जिया तबसरा सामने रखेंगे। थैंक यू अहमद बिलाल साहब आपके वक्त के लिए। शॉर्टली मैं आपकी तरफ रुख करती हूँ, लेकिन अगर सेनेटर साहब से बात का आगाज करूं मैं, सेनेटर एजाज चौधरी टू यू फर्स्ट, आप फरमाइएगा एज गवर्नमेंट ऑफ द डे, आपने इस मरतबा दोबारा ये हम लोग एक रीअकरेंस देख रहे हैं कोविड के केसेस की। एज गवर्नमेंट ऑफ द डे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस मौजू पे अब कितना कंसेंसस मौजूद है? जी बहुत शुक्रिया मोना। पहली गुजारिश तो ये है कि एक सदी के बाद दुनिया एक मरतबा एक बड़ी मुसीबत के अंदर गिरफ़्तार है, और एक सदी गुजरने के बाद जो वो कौमें हैं कि जो तरक्की याफ्ता हैं उनकी ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ गई हैं, और जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं उनके साथ इस मौके पे अगर वो कोई ताउन करते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो
इंसानियत के लिए होगा और वो तारीख़ के अंदर उनके क्रेडिट के ऊपर लिखा जाएगा। इसलिए पहली बात तो ये समझने की है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन के हाई लेवल फोरम के ऊपर बात की है, पॉलिटिकल फोरम पे, वो इस तनाजुर के अंदर की है। दूसरी गुजारिश ये है कि पाकिस्तान उन 4-5 मुल्कों के अंदर दुनिया में शामिल है कि जिन्होंने गुज़श्ता आप समझ लें 16 माह के अंदर 17 माह के अंदर कोविड को हैंडल करने में एक यानी बेहतर हिकमत अमली अख्तियार की और पूरी कौम ने उसका साथ दिया और लोगों ने उसके ऊपर तवज्जो दी जो कुछ हुकूमती सतह पर तय हुआ। और तीसरा पॉइंट ये है कि गो हम ताख़ीर से शुरू कर सके, लेकिन इस वक्त 2 करोड़ से ज़्यादा लोग वैक्सीन जो है उनको लग चुकी है। अलबत्ता अवेयरनेस और ये परसेप्शन दुरुस्त करने की ज़रूरत है और वो सब मिलकर सारी सियासी इकाइयाँ, सारे जो समाजी अदारे हैं, सारे जो सिविल अदारे हैं और सिविल सोसाइटी है, वही लोगों को आमादा कर सकती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं। उसके नतीजे में मुझे लगता है कि एक ही रास्ता बाकी बच गया है अल्लाह के फजल करम के बाद कि वो इससे हो सकता है। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है, एक हफ्ता रह गया है, आज ही के रोज़ ईद होगी पाकिस्तान के अंदर। चुनाचे मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा क्रूशल दिन है। अगर तो मंडियाँ सज गई हैं, आपको मालूम है कुर्बानी के जानवरों के लिए ख़रीदारी है और वहाँ पर बड़े बड़े इज्तिमात और झमघटे हो रहे हैं। अगर तो जो SOPs हुकूमत ने गुज़श्ता ईद के ऊपर रखे थे उनकी ज़रूरत पेश आती है, तो मैं समझता हूँ कि कोई हर्ज की बात नहीं है, उन्हीं SOPs के मुताबिक चलना चाहिए। अगर उतना ख़तरा नहीं है तो उतनी रिलैक्सेशन करनी चाहिए। अलबत्ता इत्तफ़ाक़ राय से, यानी मैं ये समझता हूँ तनकीद भी होती है, अपोजिशन इस पर बात भी करती रहती है, लेकिन जनरली एक कंसेंसस रहा है यानी हुकूमतें जो सूबाई और वफाकी हुकूमत के दरमियान, और तकरीबन एक जैसी पॉलिसी वो बरकरार रही है। जहाँ जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन की ज़रूरत पेश आई है उसको अप्लाई किया गया है, जहाँ जहाँ पर अमूमी तवज्जुआत हैं उनको किया गया है। अब भी मैं समझता हूँ कि ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज़ तालीमी अदारे हैं, उनका हमें ख्याल रखना चाहिए। मसाजिद के अंदर इज्तिमा हैं, वहाँ पर SOPs का ख्याल रखना चाहिए। और इस तरह और भी तकरीबात हैं, क्योंकि अभी पंजाब के अंदर तो कम अज़ कम तकरीबात के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कौम को ज़हनी तौर पर अगले 2-3 रोज़ के अंदर तैयार रहना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई सूरत हाल हुई तो उन्हें एक दफ़ा फिर अपने डिसिप्लिन का और ज़ब्त का जो है वो मुज़ाहरा करना चाहिए। इसी सूरत में ही हम इस मुसीबत से निपट सकते हैं और अल्लाह से भी मांगना चाहिए, क्योंकि इंसान के जितने मुश्किलात और मसाइल होते हैं, हमारा ईमान है कि उसकी तरफ अगर रुजू करें तो आप उससे निजात पा सकते हैं। सारी हमारी इंसानी कोशिशें एक तरफ धरी की धरी रह जाती हैं अगर अल्लाह करीम का फजल करम शामिल हाल ना हो। इसलिए ज़रूरी यह है कि पूरी कौम एक सेल्फ डिसिप्लिन का मुजाहरा करे। और हम ज़ाहिर हर वक्त सियासत करते हैं, मैं इस बात की नफ़ी नहीं करता, वो बाज़ औक़ात कहते हैं ना इस पे सियासत ना की जाए, ज़रूर की जाए, इस पे भी सियासत की जाए, बिकॉज मैं तो मेरा वजूद ही सियासत है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सियासत को उन हदूद के हम अंदर रखें कि जो NCOC के अंदर, चूँकि सारे सूबे, सारी इकाइयाँ, सब लोग रिप्रेजेंटेड हैं, वहाँ से जो चीज़ तय हो उसके बाद इत्तफाक राय से पूरी कौम के सामने जाया जाए, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हम इसके ऊपर काबू पाने की सलाहियत रखते हैं। बिल्कुल, बिलाशुबा। और बैरिस्टर जावेद अब्बासी, एक तो काफ़ी ऐसे मौके और जिन जिन जो ओकेजन्स का तज़किरा किया है सेनेटर साहब ने, दैट इज़ फेयर इनफ। लेकिन एक और चीज़ जो चल रही है, इफ़ आई मे ऐड टू दिस, कि इलेक्शनियरिंग चल रही है ज़ोरों शोर से इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर में। वहाँ पर भी हमने इसी नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा करना है, जो कि अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं समझती, अभी तक हमने नहीं देखा कि जो सियासी लीडरान वहां पर कैंपेन के लिए मौजूद हैं वो इस बारे में इतनी संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हो। एक तो इस पे आप कमेंट कीजिएगा। और ये जो वजीर आजम ने एक प्रपोजिशन दी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इस चीज को फिलहाल के लिए फॉरगो कर दें या रिलैक्स कर दें ताकि वैक्सीनेशन का अमल तेज तर हो सके, मजीद इसमें तेजी आ सके। कितना डुएबल देखते हैं आप? ये जो डेवलप्ड ममालिक हैं, क्या ये वाकई डू मोर करने के लिए तैयार है इस मामले पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया।
एक तो जो एजाज चौधरी साहब ने बातें की है, मैं सारी उनकी बातों से इत्तेफाक करता हूँ कि कोरोना के बारे में जो उन्होंने कहा, और बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है कि ये सारे पाकिस्तान के रहने वाले सारे लोगों की जिम्मेदारी है। कोई हुकूमत अकेले तौर पर ना इसका नफाज करवा सकती है, ना उसके बस में है, और ना ऐसा मुमकिन है। बल्कि हम सबको मिलकर अपने शहरियों की जिंदगी बचाने के लिए सरतोड़ कोशिश करनी चाहिए। और शहरी भी आप इस बात से वाकिफ हैं, अब इस मुल्क का कोई आदमी नहीं है जो ये नहीं समझता कि कोरोना फैलने के क्या तरीकाकार हो सकते हैं, उसके बचने का क्या तरीकाकार है। ये जरूर हुआ है कि पिछले जो जब इस वेव से हम निकले हैं, अब इस मुल्क के अंदर हमने एसओपी जो भी हुकूमत की थी या दुनिया ने जो बताया उस पर कहीं भी अमल नहीं हो रहा। ना पार्लियामेंट में हो रहा है, ना हुकूमतों में हो रहा है, ना सियासी जमातें कर रही हैं, ना कोई कोई किसी क्लब और होटल्स में हो रहा है, ना घरों में हो रहा है। जो एक खौफ भी था और लोग इस पे पूरी तरह अमल दरामद कर रहे थे एसओपीज की, कि वो मिलना जुलना कम किया हुआ था, शादियां नहीं हो रही थी, फंक्शन नहीं कर रहे थे, मास्क पहन रहे थे, हैंड शेक नहीं कर रहे थे, मिल नहीं रहे थे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे थे, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट यहाँ खत्म हो गया है। इस तरह का माहौल पैदा हो गया था कि हम इससे निकल गए हैं, कि हम अब शायद इस तरफ नहीं आना। एक नया वेरिएंट जरूर आया है, एक नई चीज दोबारा आ रही है, लोगों को इस पर जरूरी तवज्जो देनी चाहिए। और ये हमने देखा भी है, तजर्बा भी रहा है कि ईद के मौकों पर चूंकि ज्यादा गेट टुगेदर होता है, मुलाकातें ज्यादा होती हैं, कुर्बानी की ईद है, मसाजिद में ज्यादा रश होता है, लोगों के घरों में दावतें ज्यादा होती हैं। तो इससे ये एक फैक्टर जरूर हो सकता है कि इससे फैला जा सकता है, इससे ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं चीजें। हम सबको एहतियात करनी चाहिए, हुकूमत को भी पूरी तरह जहां जहां वो नफाज कर सकते हैं जरूर, और बाकी तमाम इस मुल्क के शहरियों को एक दूसरे की जान की ख्याल रखना चाहिए। ये जहाज है, मैं समझता हूँ मेरी नजर में, कि आप अपनी भी हिफाजत करें, अपने भाइयों की हिफाजत करें, अपनी स्ट्रीट की हिफाजत करें, अपने मोहल्ले की हिफाजत करें, और अपने रिश्तेदारों की हिफाजत करें। और मैं बेशक ये बहुत सारे लोग अब ये बात कह रहे हैं जी कि हमें वैक्सीन लग गई है, हमें 2 डोज लग चुकी है, तब कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरा ख्याल है इस जो माइंड सेट है, इससे हम इससे सबको बाहर निकलना आना होगा चाहिए, मेरे बिल्कुल। समेत। और हम सबको अपने ऊपर इस मामले का नफाज करना चाहिए, कि हम एसओपी जो पहले थी कोशिश करनी चाहिए कि उनका नफाज हमारे ऊपर हो सके। आजाद कश्मीर का आपने पूछा है, वहां एक इलेक्शन का माहौल है। इलेक्शन पाकिस्तान में हो या अमेरिका में हो या बरतानिया में हो रहा, वो एक खास माहौल के अंदर अपने आप को लीडर्स भी दाखिल करते हैं, वर्कर भी दाखिल करते हैं। हमारे यहाँ जरा माहौल बहुत डिफरेंट है। वहां एसओपीज का पूरी तरह नफाज करना तो मुझे नहीं समझा कि मुमकिन होगा। वहां लीडर्स को ये जरूर अपने जलसों में अपने लोगों को तकरीरों में ये बात बावर करवाने की जरूरत बिल्कुल जरूर है। बिल्कुल, और कम इन्हें से कहना भी कम चाहिए, लोगों को भी तकारीर कहना में इस चाहिए, चीज का इंतजामिया को भी तस्करा कहना हो चाहिए सकता है। कि यस। मेहरबानी करके अपनी जिंदगियों का ख्याल रखें, और कोशिश करें कि जितनी भी हो सके उसका नफाज हो सके। इलेक्शन तो जल्दी, अब टाइम चूंकि बड़ा सर पे आके निकल जाएगा, लेकिन इसके अलावा जो भी एसओपीज गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, पहले से एसओपीज लोग जानते हैं, हम सबको मिलकर उनका नफाज करवाना चाहिए। अल्लाह ना करे जो इस बीमारी से गुजरता है उसको पता होता है। मैं बेशक खुद इस बीमारी बिल्कुल से चूंकि बिल्कुल, गुजरा आप हूं, भी, अल्लाह मुझे का शुक्र एहसास है है कि कि आप बहुत बड़ी सेहतयाब तकलीफ हुए से हैं। जी गुजरना पड़ता जी। है। यस। और यकीनन जो गुजरता है वो बेहतर जानता है। अहमद बिलाल महबूब साहब, योर कमेंट आप बताइएगा। एक तो अवाम के जो लैक लस्टर रवैया है, या जो हम देखते हैं उनकी तरफ से केयरलेसनेस, अमूमन हमने इसकी बात की है, लेकिन इस मर्तबा तो हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा सर, कि इस दफा काफी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है हमारे अवाम ने। यकीनन हम उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम इस वक्त फरामोश नहीं कर सकते हैं। क्या डेवलप्ड ममालिक डू मोर करेंगे सर? देखिए, मेरे ख्याल में डेवलप्ड मुल्कों को अपने सेल्फ इंटरेस्ट में भी डू मोर करना चाहिए, क्योंकि ये तो मुमकिन नहीं है कि कुछ मुल्क अगर उससे अहमद इन्फेक्टेड जो बिलाल है। साहब, प्लीज अलाउ मी, मुझे एक क्विक ब्रेक पे जाना है। मैं वापस आती हूँ टू दिस क्वेश्चन जो अभी आप अभी फरमा रहे हैं। स्टे विद अस नाज़रीन, विल बी बैक। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله वेलकम बैक नाजरीन। वहीं से रिज्यूम करते हुए अहमद बिलाल साहब, आप फरमाइएगा, आप ब्रेक से कबल जो अपनी बात कर रहे थे मुकम्मल कीजिएगा। जी, जो वजीर आजम साहब ने हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम के ऊपर खिताब करते हुए डू मोर की बात की है कि सोसाइटीज भी कुछ ज्यादा उन मुल्कों की मदद करें जिन मुल्कों के पास ज्यादा वसाइल नहीं है, तो ये बहुत रिजनेबल बात है, बहुत माकूल बात है। और ये इसलिए भी माकूल है कि ये सिर्फ इंसानी जज्बे के तहत वो कम वसाइल रखने वाले मुल्क हैं या जो कम तरक्की याफ्ता मुल्क हैं के फायदे में नहीं है, बल्कि ये जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनका भी एनलाइटेड सेल्फ इंटरेस्ट है इसमें। क्योंकि अगर कोई इलाका दुनिया के कुछ ममालिक इन्फेक्टेड रहते हैं तो दूसरे मुल्क भी उससे महफूज नहीं रह सकते बिल्कुल। जब तक पूरा जो दुनिया है वो इससे महफूज न हो जाए। ये बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरी बात जो है, वैक्सीनेशन के लिए उन मुल्कों को कहा जाए कि वो अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है की पाबंदियों को कुछ नरम करें और उसके नतीजे में फिर उन मुल्कों के अंदर भी वैक्सीनेशन बननी शुरू हो जाए जहाँ पे वो इस वक्त नहीं बन रही, और वो तेजी से फिर वैक्सीनेशन का हो सके। ये भी दुरुस्त है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फौरी तौर पे शायद हो ना पाए क्योंकि उन मुल्कों के अंदर वैक्सीन तैयार करने की कैपेसिटी डेवलप करने में कुछ वक्त लग जाएगा। आपको मालूम है, हालांकि इंडिया में ये बहुत बड़ी कैपेसिटी मौजूद थी, लेकिन वहाँ क्वालिटी कंट्रोल का इंतजाम इतना अच्छा नहीं था। उसके नतीजे में आपने वहाँ एस्ट्राजेनिका जो वैक्सीन बर्तानिया में भी वहाँ उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होनी, तो उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये मेरे ख्याल में ये तो जरा तवील मुद्दत का काम है, लेकिन होना चाहिए। पता नहीं ये वबा कितने अरसा चलती है। और दूर और के बाब में मैं की बात इत्तफाक करता हूँ, वो भी बड़ी अहम बात है। देखिए, जहाँ हम दुनिया भर को कहते हैं कि दूर और करें और हम ये भी कह रहे हैं कि तेजी के साथ वैक्सीनेशन करें, वहाँ मेरे ख्याल में हमें अपने मुल्क के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उनको भी जरा तवज्जो करनी चाहिए थी। मसलन आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की बात हो रही है, इतनी बड़ी वबा है, इतना बड़ा खतरा है, और जब इलेक्शन हो रहे हों तो फिर कैसे मुमकिन है कि लोग इकट्ठे ना हो, जलसे ना हो। और इन्फेक्शन रेट अफ्रीका जैसे मुल्क में, वहां पे भी अगरचे जलसे ज्यादा नहीं होते, लेकिन वहां के स्टेटिस्टिक्स ये बताते हैं कि वहां इलेक्शन के बाद रिसर्जेंस हुई है कोरोना वायरस की। तो आजाद कश्मीर में इलेक्शन को कुछ अर्सा अगर पोस्टपोन कर दिया जाता तो मेरे ख्याल में कोई बड़ा मजाक नहीं था। 6 महीने साल के बाद आखिर
इन हमारे सूबों ने और खुद फेडरेशन ने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस को भी तो दबा के रखा हुआ है कई कई साल दुरुस्त, से। बिल्कुल। तो आजादी को भी रोक देना चाहिए था। ये बहुत खतरनाक सूरत हाल वहां पैदा हो रही है और मुझे डर है कि इसके नतीजे में ये हमारी वबा जो है ये मजीद फैल सकती है। तो हमें खुद भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन हो या हुकूमत हो, तो ये चाहिए था कि इसको पोस्टपोन कर देते। अगर एक क्विक राउंड इस पे हम लगा लें जावेद अब्बासी साहब से, इसका जवाब हम पहले अगर मांग लें, क्योंकि ये काफी एक अलार्म रेस किया है एंड राइटली सो अहमद बिलाल साहब ने कि मुलतवी करना इलेक्शंस को। अब वैसे तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अब जब हो भी रहे हैं तब भी हम उस तरह से जिम्मेदारी का मुजाहरा लीडरान की तरफ से, इवन तकारीर में इस चीज का तस्करा हम नहीं देख रहे। ये क्यों एब्सेंशिया है और अपोजिशन ने आया इसके ऊपर इतना क्यों रेजिस्ट किया था? जावेद साहब, इफ आई मे आस्क यू, इतनी रेजिस्टेंस क्यों आई थी ऑपोजिशन की तरफ से? अगर मुलतवी हो जाते तो लोगों की जानों के एवज तो ये बहुत छोटी सी बात है। देखिए, इलेक्शन का एक टाइम होता है, एक शेड्यूल होता है, एक आधा महीना या 2 महीने या 6 महीने, किसको पता है कि कल हालात क्या होने हैं और कोरोना कितना असर रहना है। दुनिया सारी में इन्हीं हालातों में अमेरिका के अंदर भी इलेक्शन हुए थे तो उनके लोगों ने भी कोई बड़ी सपोर्ट नहीं की इस मामले में। ये कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही जो 5 दिन के लिए होती हो, 10 दिन के लिए हो, कोई अचानक को हादसा हो जाता है 15 दिन के लिए हो। ये अब चूंकि मुख्तलिफ औकात में हम गुजरे हैं, पिछले 2 सालों में हम ये कहते रहे कि अगले हफ्ते बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, महीने बाद बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, 3 महीने बाद, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। तो मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन मुलतवी करना कोई राय हाथ था, ना हो सकते थे, और ना ही हमारे उनके जो कानून है, जो आइन है आजाद कश्मीर का, वो इसकी इजाजत नहीं देता। मैं खत्म हो गई है तो आपने उसके टर्म के बाद क्या करना है, किसको आप बिठा ठीक है, सकते फेयर हैं? इनफ उसके सर, लिए आपका कार मौजूद नहीं है वहां। ठीक है, ये आपका इस पे ये एक पूरा नुक्ता है कि इसका एक वक्त है और ये वबा तो पता नहीं कब खत्म हो। एजाज साहब, आप कितना इससे एग्री करते हैं? मुख्तसर अगर आपका कमेंट आ जाए, मैं अहमद साहब से भी एक वन लाइनर लेके इस सेगमेंट को क्लोज करूंगी। मेरी कमोबेश यही राय है कि पाकिस्तान में इंतखाबात का उल्तवा जो है वो कभी खैर का सबब नहीं बना है और उससे बहुत ज़्यादा इश्कालात जो हैं वो पैदा हो जाते हैं और लोगों को अपना जो फ्रीक्वेंट उनका सिस्टम है पॉलिटिकल, उसे जारी रहना ही पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के मफाद में है। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यानी पाकिस्तान के अंदर जो वसी पैमाने पे कभी लोकल गवर्नमेंट या जनरल इलेक्शन हो, उसके ऊपर गुफ्तगू हो जानी चाहिए, क्योंकि असल में अगर हुकूमत इस बात का आगाज़ करेगी तो इसके सियासी मुज़मरात हैं, आप उससे बच नहीं सकेंगे। हुकूमत कहे जनाब कोविड है इसलिए थोड़ा सा आगे कर दें, तो आप समझते ही उसका क्या मतलब समझा जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि इंतखाबात जो है वो होना ही बेहतर है, लेकिन इससे कतई मतलब नहीं है कि एहतियात आप ना करें। एहतियात का दामन आपको नहीं छोड़ना होगा, तभी जाके इस मुसीबत से हम, यानी ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि अगर पाकिस्तान को कर्फ्यू या लॉकडाउन की तरफ ले जाएं तो हम मुतहम्मिल नहीं है अपने हालात के एतबार से कि हम यानी इसको रोक सकें। हम मुतहम्मिल नहीं है, हमारी जिंदगी सारी कोलैप्स हो जाएगी। ये असल में बुनियादी बात है। इसलिए हमें भी जिंदगी इस बीमारी के साथ और इस वबा के साथ सीखना चाहिए। वी हैव टू लर्न टू लिव विद दिस कोविड। आई टेल यू। अहमद बिलाल साहब, योर लास्ट सेंटेंस ऑन दिस प्लीज। नहीं, मैं अपने दोनों सियासतदान कोलीग से तमाम एहतराम के बावजूद इख्तलाफ करता हूँ, इसलिए कि ये कोई कौमी लेवल के इलेक्शन नहीं थे कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाना था। अगर इसको हम देख रहे थे कि एक नई वेव के आसार हैं तो हम इसको पोस्टपोन कर सकते थे, और जहाँ मफाद होता है वहाँ मकामी इलेक्शंस को पोस्टपोन किया जाता है। 2-2 साल इलेक्शन नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट कहती है तो भी इलेक्शन नहीं होते, फिर इलेक्शन जाके होते हैं। तो ये भी किया जा सकता था, लेकिन ये बहरहाल इनकी मर्जी है। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि पूल के अंदर छलांग लगा दें लेकिन वो गीले ना हो। अब मतलब इलेक्शन हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं एहतियात के साथ करें। वो कैसे एहतियात होगी? जलसे भी करने होते हैं, हर पार्टी ने लोगों को अपनी ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना उनके मफाद में होता है। तो जब वो इकट्ठे करेंगे तो फिर जाहिर है ये काम भी होगा, तो फिर ये बर्दाश्त काफी दिलचस्प मिसाल दी है। आजाद कश्मीर के आइन में कोई ऐसी क्लास मौजूद नहीं है जहां कहा गया हो कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो जाए तो इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। हमें तो सूट करते थे कि हमारा वहां वजीर आजम है, लेकिन चूंकि वहां की जो हुकूमत होती है जो होती उसी का वजीर आजम जो है वो केयर टेकर भी कहलाता है और इलेक्शन तक वही रहता है, तो वो मुमकिन अब नहीं था। या तो उसमें कोई बहुत बड़ी डिबेट होती
कि वो वज़ीर आज़म किस करेक्ट, हैसियत हाँ, से आगे जा सकते हैं। डिबेट एक मेरा ख्याल तौर पर है अगर ये हम करते तो कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत बड़ा इशू था। मैं राइट, मुझे इजाजत दीजिएगा जेंटलमैन, आई हैव टू वाइंड अप दिस सेगमेंट। हमने इसके ऊपर खासी एक अहम तरह से बहस की है और काफी इसके फैसेट्स को हमने डिस्कस किया है। थैंक यू अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ इस सेगमेंट के लिए थे। और राइट अवे नाजरीन अगले सेगमेंट का रुख करते हुए, जो कि उतना ही क्रूशल है हम तमाम के लिए, अफगानिस्तान में खासा डिसाइसिव मरहला अब हो चला है और हम रोजाना की बुनियादों पे तकरीबन अपने प्रोग्राम में ये तमाम चीजें डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने। अफगानिस्तान के इन तमाम मामलात पर जैसे जैसे तालिबान एरिया का कंट्रोल कैप्चर कर रहे हैं, साथ साथ ही हम देखते हैं कि वजीर खारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी जो कि दुशंबे में मौजूद हैं, उनकी मुलाकातें हो रही हैं अलॉन्ग SCO साइडलाइंस। और कल वो अफगान अपने काउंटर पार्ट से मिले हैं, अफगानी फॉरेन मिनिस्टर से मिले हैं, आज उनकी रशियन फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात हुई है। दोनों मुलाकातों में मोर और लेस जो एक नुक्ता कॉमन सामने आया है वो ये एक जुज या कॉमनैलिटी आई है कि पीसफुल सेटलमेंट, अर्लीस्ट इसका सियासी सेटलमेंट हो, इन तमाम मामलात का सियासी हल निकले इस पूरे नेटो ट्रूप्स के इनखिला से पहले, जो कि 9/11 की एक बड़ी हिस्टोरिक और अहम तारीख को अमेरिका ने मुख्तस किया है। हैविंग सेड दैट नाजरीन, बेटर सेड देन डन, तो अब ये चीज़ देखने वाली है कि क्या ये उतना ही डूएबल है। सियासी सेटलमेंट तो सब लोग चाहते हैं, कहने को तो हर किसी ने इस बात की हिमायत की है और इसको भरपूर सपोर्ट किया है, लेकिन क्या वजह है कि अब तक ये रियलाइजेशन से ये जो बात इटसेल्फ है वो इतनी दूर नजर आती है। हमें इस खुसूस मौजू पे हिज एक्सीलेंसी मंसूर अहमद खान साहब भी ज्वाइन करेंगे, जो कि पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं अफगानिस्तान में, और उनसे चूंकि हमें वो ऑन ग्राउंड जो वहाँ पर हालात व वाक़यात हैं उनसे बेहतर आगाह कर पाएंगे, तो वो हमारे साथ बजरिया स्काइप अब हमारे साथ मौजूद हैं और हमें इस पूरे मौजू पे ज्वाइन करेंगे। अगर हम एम्बेसडर साहब से बात का आगाज़ करें, इफ़ ही हैज़ जॉइंड अस ऑलरेडी, तो आई थिंक हम थोड़ा सा इस पूरे मौजू को एक बेहतर सिम्त दे पाएंगे। वेलकम ऑन बोर्ड हिज एक्सीलेंसी मंसूर अहमद खान साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया, इस बहुत ज़रूरी मौजू पे आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन हमारे साथ बजरिया स्काइप मौजूद हैं और एम्बेसडर साहब यहाँ सेनेटर एजाज चौधरी मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। बैरिस्टर जावेद अब्बासी ऑफ PMLN इज ज्वाइनिंग मी वाया स्काइप लाइक यू, तो दोनों आपको सुन सकते हैं। आप हमें ऑन ग्राउंड बेहतर आगाह करें सर कि क्या वहाँ पर सूरत हाल है, क्या हालात वाक़यात, और ये जो पॉलिटिकल सेटलमेंट है ये कहते तो सब हैं, इत्तेफाक इस पे चाहते सब हैं, लेकिन ये क्यों, क्या वजह है कि ये इतनी रियलाइजेशन से दूर दराज नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना, सबसे पहले तो आपको और आपके दूसरे गेस्ट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे लिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, गुज़िश्ता चंद हफ्ते से जब से कि US और नेटो फोर्सेस की विथड्रॉल में तेज़ी आई है, अफगानिस्तान के अंदर ग्राउंड सिचुएशन जो है, ज़मीन पे हालात बिगड़ना शुरू हो गए हैं, सिक्योरिटी की सिचुएशन बिगड़ना शुरू हो गई है। अफगान तालिबान जो हैं वो अफगानिस्तान के रूरल एरियाज़ में काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स पर काबिज हुए हैं और वो उनका ये सिलसिला जारी है। अभी तक गो के प्रोविंशियल कैपिटल्स वगैरह पे उन्होंने रुख नहीं किया, लेकिन एक तशवीश अफगानिस्तान के अंदर डेफिनेटली पाई जाती है कि ये जो सिलसिला है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट, जिसे एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, ये पीस की एफर्ट्स के लिए अच्छा साबित नहीं हो रहा। और इससे ना सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर तशवीश है, बल्कि अफगानिस्तान के जितने हमसाए हैं, पाकिस्तान खसूसी तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान की 2600 किलोमीटर की सरहद है, सिक्योरिटी के मसाइल हो सकते हैं, रेफ्यूजीज के मसाइल हो सकते हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स यहाँ मौजूद होते हैं मुख्तलिफ, उनको ज्यादा जगह मिल सकती है। पाकिस्तान के अलावा ईरान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, चाइना, ये तमाम कंट्रीज, तमाम ममालिक इस वक्त यकसा तौर पर परेशान हैं और इसलिए इस बात पर एक दोबारा से एक रिन्यूड एफर्ट, जिसे एक नई सिरे से एक एफर्ट की जा रही है अफगानिस्तान के लीडरों की जानिब से भी और पाकिस्तान की जानिब से खसूसी तौर पे। और जैसा कि आपने अपने सब्जेक्ट में भी जिक्र किया, पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और शाह महमूद कुरैशी और अफगान फॉरेन मिनिस्टर हनीफ अतमर की कल मुलाकात हुई है, उसमें भी इस बात पर जोर दिया गया है और हम अगले दिनों में कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, कंक्रीट स्टेप्स अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के तमाम लीडर्स के साथ एंगेजमेंट में, और कोशिश ये की जा रही है कि अफगानिस्तान के तमाम लीडर्स और तालिबान के दरमियान कुछ ऐसी एंगेजमेंट हो जिससे कि एक सियासी मुफाहमत पैदा हो सके। आपकी बात सही है कि पॉलिटिकल सेटलमेंट की बात की जाती है, लेकिन उसमें उसको हासिल करने में दुश्वारी हो रही है।
लेकिन मेरा ख्याल है कि पॉलिटिक्स की खूबसूरती ही यही है कि वो तमाम मुश्किल सूरत हाल से निकलने के रास्ते मुहैया करती है सियासतदानों को, अवाम को। हम ये इस सिलसिले में अफगान साइड को सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी फैसिलिटेशन दे सकते हैं। फाइनली ये अफगान ने ही एक सियासी मुफाहमत पे एग्री होना है। अच्छा एम्बेसडर साहब, मैं पार्लियामेंटेरियंस जो हमारे साथ हैं उनका रुख करती हूँ, फिर आपकी तरफ वापस आऊंगी। इसका एक बड़ा अहम एंगल ये भी है कि भारत की इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि ये भी अब रिपोर्ट्स हैं कि कुछ कोजी होने की वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं तालिबान के साथ, और इस हवाले से इत्तलात तो यकीनन है, आप उस पर बेहतर हमें बता पाएंगे। लेकिन सेनेटर एजाज चौधरी, टू यू फर्स्ट, आप बताइएगा, सिचुएशन आपको बताई है, हमने एम्बेसडर साहब से सुना, अब आप क्या इस पे कहते हैं? अब पाकिस्तान का इसमें जो रोल है बहुत अहम है, लेकिन ये एक अलार्म है जो कि हमें अपने जहन में रखना चाहिए कि अगर इस सियासी हल से पहले इनखिला हो गया तो खुदा न ख्वास्ता एक, जैसे कहते हैं, कयामत बर्पा हो सकती है। जी मोना, देखिए, जो लोग अफ़गानिस्तान के हालात के ऊपर नज़र रखते हैं, यानी गुज़श्ता 4 दहाइयों से अफ़गानिस्तान टर्बुलेंट है और अमेरिका की 2 मरतबा मुदाखलत हुई है और दोनों मरतबा अमेरिका डंप करके अफ़गान कौम को चला गया है। लेकिन आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि दोनों दफ़ा जो वहाँ पर मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने अमेरिका को पसपाई पे मजबूर किया है। चुनाचे पाकिस्तान के लिए पहली बात यह है कि उसे अपनी जो सॉवरेनिटी है, उसकी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, उसकी हिफाजत करना और उसको किसी के लिए इस्तेमाल होने देना और उसके अंदर किसी को मुदाखलत करने देना, ये हमारा अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। और हम, यानी ये जो हमसाय ममालिक जिनका जिक्र हुआ है, जिसमें चाइना है, रशिया है, वस्त एशिया के ममालिक हैं, ईरान है, और मैं भारत को अलग से डिस्कस करना चाहूँगा, ये असल में इसमें किरदार अदा कर सकते हैं कि यानी ये जंग जो एस्केलेट हो रही है मंसूर साहब के कहने के मुताबिक, और यकीनन हो रही है, 200 अजला को तालिबान ने कैप्चर कर लिया है और वो मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं, और वो ये जान लीजिए कि वो ताकत के बलबूते पर आगे बढ़ रहे हैं, और उन्होंने यानी यहाँ जो भी फोर्सेस हैं उनको भी शिकस्त दी है, और अमेरिका भी इन 20 सालों के अंदर, 40 सालों के अंदर मुसलसल ब्लीड करता रहा है, अमेरिका को यहाँ से जाना पड़ा है। एक बात। दूसरी बात, आप कोई तालिबान को कोई जाहिल या कम फहम न समझें। मेरी दानिश्त के अंदर अब बिल्कुल आज से 40 साल या 20 साल पहले वाले तालिबान नहीं हैं, बहुत मैच्योर हो चुके हैं। एक दिहाई वो हो गई है कि वो दुनिया के दूसरे ममालिक से रवाबित रखे हुए हैं, वहाँ पर रह रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, और उनसे डील करते हुए ये ख्याल रखना चाहिए कि वो ये समझा जाए कि जो अटायर उन्हें नज़र आता है हमें, तो वो ये लोग समझते हैं कि ये तो बस ऐसे ही हैं, वो ऐसे ही नहीं है। अमेरिका भी चाहेगा कि उनसे कोई ताल्लुक बना के रखे। ये मैं आपको कोई खबर नहीं दे रहा, ये मेरा ख्याल है। अमेरिका वैसे ही यहाँ से नहीं चला गया, वो उनसे भी कोई ना कोई रब्त जब्त रखना चाहेगा। चुनाचे पाकिस्तान को दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा, भारत इसमें, अमेरिका उतना बड़ा लूजर नहीं है जितना बड़ा लूजर भारत है, और मैं बिल्कुल खुले आम इस बात को अपनी कौम के सामने भी और जो लोग पॉलिसी साज हैं उनके सामने भी रख रहा हूँ कि भारत से आप बच जाएं, इसलिए कि वो अपनी सारी जो सरमायाकारी है उसको डूबता हुआ देख रहा है। उसके सारे मफादात तबाह बर्बाद हो रहे हैं। और सिर्फ भारत नहीं है, भारत के पीछे छुपा हुआ इसराइल भी मौजूद है। चुनाचे हम रीजनल फोर्सेस जो हैं, जो रीजनल कंट्रीज हैं, उनको भी और आलमी बरादरी को भी इसके ऊपर रखें कि अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर अमन कायम हो तो उसके लिए अफगानिस्तान की अव्वलियत है कि वहाँ पर अमन हो। और मैं समझता हूँ ठीक इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिसी है। पाकिस्तान ने समझकर इसके ऊपर अपने ख्यालात का इजहार वज़ीर आज़म साहब ने किया, और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि हमने अफ़गान कौम के साथ किस तरह मरासिम रखने हैं। किसी की साइड्स लेते हुए हमें नज़र नहीं आना चाहिए, और हमें अपने मफादात को पेश नज़र रखते हुए कोशिश करनी चाहिए कि जंग जो है वो जिसको जितनी भी कूल उसको ठंडा किया जा सके, क्योंकि इसका जो स्पिल ओवर है वो ज़ाहिर है
कुछ ना कुछ उसके शवाहिद, यकीनन, चाहे बिल्कुल। दुश्मनी कर रहा हो उसके पीछे तालिबान ना हो, दुश्मनी कर रहा हो, हालात को ख़राब करने के लिए हमें उससे मोहतात रहना है और हमने किसी की साइड नहीं लेनी, ये किसी this की is the जंग key. नहीं लड़नी और हमने अपनी हिफाजत करने का इंतज़ाम करना है। हमारे पास कोई 2.5-3 मिलियन पहले ही रिफ्यूजीज मौजूद हैं दुरुस्त। और इस हमारा सिर्फ ये नहीं है कि वो हमारे ऊपर आके कोई यानी मॉनेटरीली बोझ डालते हैं, पूरे यानी हमारा सारी जो हमारे सरहद की एक पूरी नफ्सियात है वो तब्दील हो जाती हो जाती है। चुनाचे बिल्कुल, ये उसका हमें एक बहुत और ही aspect मोहतात है। रहना चाहिए, हमें अपनी हिफाजत करनी चाहिए, अपने एक्स फाटा के एरियाज को और उनके अवाम को प्रोटेक्ट करना चाहिए। Correct. बहुत बड़ी 40 साल तक उन्होंने बड़ी तकलीफदेह जिंदगी गुजारी है, उनकी हिफाजत करना, बलूचिस्तान के उन इलाकों की हिफाजत करना हमारी अवलीन तरजीह होना चाहिए। ये जो अफगान मुहाजिरीन का एक एस्पेक्ट है वो बिल्कुल इसका एक दूसरा एस्पेक्ट है और यकीनन अगर हमें वक्त ने इजाजत दी उसकी जानिब भी बात होगी। लेकिन बैरिस्टर जावेद अब्बासी, ये जो तालिबान के हवाले से एक अपना असेसमेंट पेश किया है सेनेटर साहब ने, आप उससे क्या समझते हैं, आपका उस पर क्या कॉमेंट है? और दूसरा ये भी फरमाइएगा, सेनेटर साहब इज ऑफ द व्यू कि इस वजह से भारत बीच में मुदाखलत कर रहा है क्योंकि वो बड़ा लूजर है, अमेरिका से ज्यादा उन्होंने इस चीज में गवाया है। आप क्या समझते हैं कि भारत क्यों अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की मानिद है, क्योंकि उनका तो सरहदी तौर पर कोई ताल्लुक ही नहीं है अफगानिस्तान से? बहुत शुक्रिया। मैं मंसूर अहमद खान साहब की बात भी सुनी है, बड़ी उन्होंने अच्छा एक अपना व्यू दिया है, वो वहाँ बैठे हुए हैं ग्राउंड में, उन्होंने बड़ी तफसील से बात की और मैं जाज चौधरी साहब की और सारी बातों से भी इत्तेफाक करता हूँ। मेरा जरा व्यू इस लिहाज से डिफरेंट है कि मैं बड़ी खौफनाक सूरत के तौर पर देख रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि चीजें बड़ी खराबी की तरफ जा रही हैं और बड़ी तेजी से जा रही हैं। अमेरिकन ने धोखा किया है अशरफ गनी के साथ भी, और जो एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने वहां बैठाई हुई थी, उन्होंने अपने आप को निकालने में इतनी जल्दी की कि जो एक सेटलमेंट, जो दो एग्रीमेंट कहा जा रहा था कि दो टॉक हुई है, उनके नीचे में एक एग्रीमेंट हुआ था कि अमेरिकन निकलने से पहले जो है यहाँ एक सियासी सेटलमेंट ऐसे करके जाएंगे जिसमें ये सारे ग्रुप्स भी बैठेंगे, तालिबान भी बैठेंगे और बाकी अशरफ गनी और अब्दुल्ला की गवर्नमेंट है वो भी बैठेगी और बैठ के कोई ऐसी सेटलमेंट बनाएंगे जिससे अमन हो। अमेरिकन उससे इंटरेस्टेड नहीं है। अमेरिकन और बाकी जो नेटो की फोर्सेस आई थी वो सारी तेजी से निकल गई हैं। उन्होंने कहा कि इस रीजन को डिस्टर्ब भी उन्होंने समझा है। मेरा ख्याल है कि दानिस्ता तौर पर वो ये काम करके जा रहे हैं कि तमाम न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि साउथ एशिया का सारा रीजन इसमें बड़ा डिस्टर्ब मुझे आते हुए जन्म में लग रहा है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मुझे लग ऐसे रहा है कि चीजें खराबी की तरफ जा रही हैं। अब आप देखेंगे उन नेगोशिएशन के नतीजे में तालिबान के जो बहुत लोग थे जो मुख्तलिफ जेलों में थे, मुख्तलिफ जगहों में थे, मुख्तलिफ केसेस थे उनके ऊपर, कुछ पाकिस्तान में भी थे और अफगानिस्तान में भी, और कुछ लोग शायद अमेरिका के अंदर भी थे, वो सारे लोगों को उन्होंने निकलवा लिया एक अपनी टॉक करके उन्होंने कहा कि हमें छोड़ दें। लेकिन उसके बाद जो माहौल नजर आ रहा है उन्हें एक बड़ा रिलीफ मिला है। उनके सारे हार्डकोर जो साथी थे वो बाहर आ गए हैं और तालिबान एक फतह के मूड में है। वो समझते हैं कि जब रशिया गया था उस वक्त जरा मुख्तलिफ ये था कि क्रेडिट पाकिस्तान भी ले रहा था, सऊदी अरेबिया भी ले रहा था और अमेरिका भी ले रहा था कि हमने रशिया को शिकस्त देने में हमने साथ दिया है। अमेरिका को शिकस्त देने में तालिबान समझते हैं कि सिर्फ हम थे, उन्होंने ना पाकिस्तानी को क्रेडिट देते हैं, ना सऊदी अरेबिया को देते हैं, ना किसी को देते हैं। और वो समझते हैं कि हमने अपने अकीदे की बुनियाद पर, हमने अपने अल्लाह के निजाम को मद्देनजर रखकर, हमें क्रेडिट नहीं दे तो ठीक है, हमने उनको शिकस्त दी। और उसमें कोई शक नहीं कि ऐसा ही हुआ है कि एक बहुत बड़ी ताकत, इतनी आपने देखा कि वो कौन सी कारपेट बमिंग लेके आए थे, सारी बमिंग करने के बावजूद भी वो अचीव ना कर सके। और अशरफ गनी की हुकूमत हो या करज़ई की हुकूमत हो, वो काबुल में या कुछ असला में तो थी, लेकिन पूरी तरह अफगानिस्तान में वो हुकूमत जा सके। मैं मंसूर खान साहब बैठे हुए ये बेहतर बता सकते हैं। मैं तो जो ट्रेन फौज है उसके बारे में भी मैं अपनी राय रखता हूँ। मुझे लगता है कि ये कई मुख्तलिफ ग्रुपों की कल मदद करना ना शुरू कर दे। कल जो मुख्तलिफ एग्जैक्टली बेसिकली तो यही खदशात हैं जी। और ऐसा माहौल पैदा हो जाए जंग का, वहां के ऊपर एक खाना जंगी शुरू हो जाए जिसका बहुत बड़ा असर पाकिस्तान में हो जाएगा। एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि ये जो कह रहे हैं कि हम बॉर्डर तक मुताद रखेंगे लोगों को, दोनों तरफ पख्तून रह रहे हैं, इस तरफ भी पख्तून रह रहे हैं, उस तरफ भी वो पख्तून यहाँ जो पाकिस्तान में रह गए वो अपने मेहमानों को बुलाने में, हमारी पहले भी सोच जरा मुख्तलिफ है। जो ट्राइबल एरिया है, जो हमारा बलूचिस्तान का एरिया है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, मैं इस बातों को समझता भी ज्यादा हूँ, मैं वहाँ डिटेलिंग बात अभी बात करूंगा। वो अपने मेहमानों को कोशिश करेंगे कि फिर अपने बाहर वहां से निकालें, हुकूमतों पे प्रेशर पड़ेगा। लिहाजा अभी भी वक्त है कि कोई ना कोई ऐसा तरीका किया जाए
हमारी ख्वाहिश भी है कि वहां कोई अमन ऐसा सेटलमेंट, मैं बिल्कुल नहीं देख रहा कि कोई सेटलमेंट कराने में शायद ये कामयाब हो जाए, लेकिन अल्लाह करे कोई ऐसा सेटलमेंट आ जाए कि सारे इस वहां बैठकर कोई तरीका वो निकाल लें लिमिटेशन भी कि तो है अमन ना आ सके बैरिस्टर इस साहब, जगह पे। यकीनन लेकिन मैं पाकिस्तान एक हद खौफनाक तक ही नताइज इसमें कर देख रहा हूं। सकता है, यस बिल्कुल। लेकिन अगर ये सेटलमेंट नहीं आता जिसमें बहुत सारे और भी स्टेक होल्डर्स हैं, तो पाकिस्तान ने अपने कार्ड्स फिर ठीक से खेलने हैं। जी एम्बेसडर साहब के एक तो खदशात जो बयान किए हैं बैरिस्टर जावेद अब्बासी, एक तो ये बड़े वेल प्लेस्ड हैं, इन पे एक आपका रद्द अमल, और दूसरा भारत के हवाले से आप हमें बेहतर आगाह कर सकते हैं, बेहतर बता सकते हैं क्या कुर्बत हासिल करने की कोशिश की जा रही है तालिबान के साथ? चूंकि एक इत्तला हमने ये भी सुनी थी कि डिप्लोमेट्स को वहां से निकालने के लिए कुछ भारतीय तैयारे गए थे, और एज पर जो सोर्सेस हैं या जो इत्तलात हैं वो ये कह रहे थे कि वो तो असलहे से लेस थे। देखिए, मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे मोअज़्ज़िज़ शुरका ने इस प्रोग्राम में की है, बुनियादी तौर पे बात यह है कि जब सोवियत यूनियन की अफवाज यहाँ से गई अफगानिस्तान से, तो उसके बाद आज तक अफगानिस्तान वो दर्जा स्टेबिलिटी हासिल नहीं कर सका जो अफगानिस्तान एक नॉर्मल मुल्क की हैसियत से 1970s में या उससे पहले की हालत थी। और उस इंस्टेबिलिटी या जो भी वह खाना जंगी हुई उसके असरात या वो जो कॉन्फ्लिक्ट वहां पे अभी तक चल रहा है उसके असरात तमाम नेबरिंग कंट्रीज ने महसूस किए। इस वक्त 2021 में, जैसे जावेद अब्बासी साहब ने भी जिक्र किया और एजाज चौधरी साहब ने भी कहा था, 2021 में आज जब हम ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो हमारे सामने ये रीसेंट हिस्ट्री है जिसमें हम इस सारी सफरिंग से गुजरे हैं, और इसलिए हम सब की उम्मीद और हम सब की कोशिश ये है, और पाकिस्तान में एक कंसेंसस है इस बात पे पॉलिटिकल लेवल पे भी, कि अफगानिस्तान के अंदर बगैर इंटरफियर किए हमें इस तरह से अपनी पॉलिसी के जरिए स्टेबिलिटी की कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पॉलिटिकल सेटलमेंट आए। जहां तक आपने इंडिया का जिक्र किया है, देखिए गुज़िश्ता 20 सालों में ये एक मैटर ऑफ फैक्ट है कि इंडिया ने अफगान तालिबान के साथ पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन के प्रोसेस की मुखालफत की है, और अब वो अचानक ये जरूरत तो फील कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये रिकॉर्ड पे मौजूद है कि वो अफगान तालिबान के साथ दीगर ग्रुपों की किसी भी किस्म की सियासी मुफाहमत के मुखालिफ रहे हैं। फिर दूसरे हमने ये यूएन से और दूसरे ममालिक से भी ये एविडेंस शेयर किया है कि अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करके पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्ट्स या करवाने का जो सिलसिला है उसमें भी भारत बदकिस्मती से शामिल रहा है। तो इस वजह से अब हमारे ख्याल में इंडिया इस प्रोसेस में अफगानिस्तान के अंदर जो सियासी मफाहमत का प्रोसेस है उसमें अपना ऑब्जेक्टिवली उसका कोई रेलेवेंट स्टेटस या रेलेवेंट रोल नहीं है। करेक्ट है साहब। मुझे पाकिस्तान, मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बता दूं कि पाकिस्तान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि ये दोहा प्रोसेस को एनर्जाइज किया जाए। एक अफगान डेलीगेशन जा रहा है अभी अगले 2-3 दिनों में दोहा, जाके तालिबान की लीडरशिप से मुज़ाकरात करेगा, और फिर पाकिस्तान दीगर अफगान लीडरान से खुद भी एक एंगेजमेंट का प्लान बना रहा है। ठीक है, ये पार्टिंग सेंटेंसेस दोनों में पार्लियामेंटेरियन से भी मिल जाएं। जी एजाज चौधरी साहब, टू यू फर्स्ट। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि भारत से मोहतात रहना चाहिए हमें, और जो भी हमारे ताल्लुकात हैं इनसे, तालिबान से या दीगर जो वहाँ पर कमांडर्स रहे हैं माजी के अंदर, हमें सारा अपना ज़ोर और अपना फ़हम और अपनी कोशिश इनके दरमियान रिकन्सिलिएशन के ऊपर और अमन के क़याम के लिए होनी चाहिए। लेकिन ये जो एक टेरिटोरियल प्रोटेक्शन इसकी बात है कि जैसे जावेद साहब ने कहा कि वो इतना आसान नहीं है। बैरिस्टर साहब, आपका पार्टिंग सेंटेंस क्या है? देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ बैरिस्टर साहब की, और मेरी अपनी राय भी है और मेरा अपना इस पर स्टडी भी है कि तालिबान कभी भी इंडिया पे यकीन नहीं करेंगे। वो समझते हैं कि इंडियन की सोच जो रही है वो हमेशा से रही थी, वो कारज़ई साहब की बात पहले और बाद में वो अशरफ गनी और उनके साथ ही उनकी सोच रही थी, और वो कभी भी नहीं चाहते थे और ना ही उनके इंटरेस्ट में कभी रहा है, ना ही तालिबान कभी चाहेंगे कि वो इंडिया के, आप तालिबान के बारे में जो मर्जी और कायम कर लें, लेकिन उनका रास्ता और अकीदा बड़ा मजबूत है, वो बड़े सच्चे मुसलमानों की तरह उनकी हमेशा सोच रही है। मेरा नहीं ख्याल कि वो इंडिया जो भी मर्जी कर ले, जो मर्जी कर ले, लेकिन कि इंडिया को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकेगा। इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई मुल्क होगा साउथ एशिया में तो इंडिया को ही होना चाहिए। इंडिया होगा कि जो उसकी इन्वेस्टमेंट है
मैं समझता हूँ कि जो उसने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करके उसकी कोशिश थी कि मैं पाकिस्तान को यहाँ से राइट, बैठ के राइट। डिस्टर्ब करूंगा, वो मैं आज खत्म देखता हूँ। नाज़रीन, वाइंड अप करते हैं इस नोट पे। तमाम हजरात का शुक्रिया। सेनेटर एजाज चौधरी हमारे साथ थे, बैरिस्टर जावेद अब्बासी, हिज एक्सीलेंसी मंसूर अहमद खान ने हमारा साथ दिया था, और पहले सेगमेंट में अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।